तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ कौन थे? इनका अभी निधन हो गया है कोरोना से। तो जब भी पेपर खोलते हैं शुरू की खबरें 2-3 मेन पेज पे तो 2-3 ऐसी मिलती हैं जिनका कोरोना से निधन हो गया है और वो फेमस पर्सनैलिटी है। भाटिया भाटिया भी हैं फिल्मकार, उनका भी निधन हो गया है। तो एक दो जो इम्पोर्टेंट लगती है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि कई बार फेमस पर्सनैलिटी पूछ ली जाती है ना, तो वो मैं आपके सामने ले आती हूँ। तो प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ, ये दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के पूर्व चेयरमैन थे। दोस्तों ये मतलब संस्कृत में इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था। संस्कृत आज के टाइम पे कही जाती है एक डेड लैंग्वेज, लेकिन उसके पुनरुद्धार के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। और जिनका 54 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया है। वे संस्कृत भाषा में यूनिवर्सिटी के पहले और दुनिया के दूसरे मुस्लिम स्कॉलर थे दोस्तों। संस्कृत भाषा में यूनिवर्सिटी के पहले मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई भी संस्कृत भाषा का स्कॉलर नहीं निकला है, वो पहले थे। और दुनिया में दोस्तों कोई भी मुस्लिम, बहुत कम ऐसे मुस्लिम होते हैं जो संस्कृत पे, क्योंकि संस्कृत जैसे हिंदुओं की भाषा मानी जाती है ना, वैदिक सभ्यता में, मतलब ये जननी मानी जाती है हमारी हिंदी भाषाओं की। तो दोस्तों ये पहले विद्वान थे, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में पहले ऐसे मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने कार्य किया संस्कृत भाषा पे। और विश्व में केवल दूसरे मुस्लिम स्कॉलर थे दोस्तों जिन्होंने संस्कृत भाषा पे इतना अच्छा काम किया। उन्होंने ऋग्वेद में पीएचडी भी करी थी, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। 9 किताबें लिखी थी दोस्तों उन्होंने, और 55 शोध पत्र भी उन्होंने लिखे थे। तो बहुत सारी किताबें लिखी थी, बहुत सारे शोध पत्र लिखे थे। और अगर किसी के मुस्लिम नहीं, अगर किसी के संस्कृत लैंग्वेज है तो दोस्तों वो उनकी इनकी एक दो किताबों के नाम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि इनकी बुक्स का नाम बताइए, हाल ही में किस एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान स्कॉलर का निधन हो गया है। ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जा सकती है। और प्री वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ किस चीज़ से रिलेटेड थे, कौन थे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। किस राज्य में कोरोना संक्रमित प्रति परिवार को 4,000 रुपये देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों थोड़ी डिफरेंट सी पहल है। पिछली बार जैसे कि दिए गए थे पैसे मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, गेहूं भी दिए गए थे, है ना। लेकिन इस बार दोस्तों जो तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, हम सबको पता है डीएमके पार्टी के स्टालिन जी जो है, जो नए सीएम बने हैं, उन्होंने शपथ लेते ही कोरोना संक्रमित प्रति परिवार को 4,000 रुपये देने की घोषणा कर दी। और हाँ दोस्तों, मैंने जो बंगाल वाला जो दीदी वाला बताया था उसमें मैंने कहा था कि 292 सीटें हैं, 292 सीट्स पे वो लड़ी थी, मतलब 292 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे और बंगाल असेंबली में। और अभी कोई भी सीट खाली नहीं है। तो जो ममता बनर्जी जी हैं, अगर वो फिर से मतलब उनका जो बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, उसके लिए पहले किसी सीट को खाली करवाना पड़ेगा। और जहाँ तक पॉसिबल है उनकी जो पहले भवानीपुर की जो सीट थी उन पे जो अभी चक्रवर्ती जी जो विधायक बने हैं उनको शायद इस्तीफा दिलवाया जा सकता है और उनकी जगह उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि मैम 294 सीट थी तो 2 सीटें खाली है। तो दोस्तों वहाँ पे 294 सीट तो थी, बट वो 2 सीटें वहाँ पे मनोनयन के द्वारा भरी जाती हैं, उन 2 सीटों के लिए इलेक्शन नहीं होता है ना। तो मैंने भी ये लेक्चर बनाने से पहले बहुत सारी जगह पढ़ा था, कहीं पे 294 दे रखा था, कहीं पे 292 दे रखा था। फिर मैंने भी देखा था तो 292 देने का मतलब ये था कि इलेक्शन अभी 292 पे ही हुआ है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि इसका मतलब 2 सीटें खाली है, 2 सीटों पे जैसे हमारे अभी वल्लभ नगर वाली सीट खाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2 सीटें दोस्तों मनोनीत सदस्य के लिए छोड़ी जाती हैं, तो उन पे इलेक्शन नहीं होता है। तो हम 292 सीटें ही मानकर चलेंगे। और बाकी हम बिलोंग करते हैं राजस्थान से, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इतना एक एक चीज़ की बाल के खाल निकालना इतना ज़रूरी नहीं है। 292 ही, मतलब बहुत सारी जगह पे 292 ही दी जा रही है। 294 टोटल सीटें हैं, बट 2 मनोनीत होती हैं और 292 पे इस बार इलेक्शन हुए हैं। तो ऐसे वहाँ का वो मतलब सारा शेड्यूल है, इसलिए मैंने 292 आपको बताया था। बाकी आप लोग करेक्शन करवाते रहते, उसके लिए भी थैंक यू। गलती तो किसी से भी हो सकती है, अगर
मतलब ये चीज़ तो वैसे सही थी जो मैंने बताई थी, फिर भी आप लोग इतने ध्यान से पढ़ रहे हो, हर चीज़ को इतना मतलब बारीकी से पढ़ते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसी चीज़ें जिन पे थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है, फिर जीवन में हम कभी भूलते नहीं हैं। अब हम बंगाल की सीटें कभी भूलेंगे नहीं, 292 और 294, है ना, कभी हम भूलने वाले नहीं हैं, है ना, क्योंकि इतना सारा डिस्कशन इस पर हो गया। तो ये भी एक अच्छी बात ही होती है। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो नए अभी मुख्यमंत्री बने थे, स्टालिन ने अभी जैसे कल ही उन्होंने शपथ ली, और शपथ लेते ही उन्होंने 2-3 बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं, जो हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तमिलनाडु की बात है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये 4,000 रुपये देने वाली स्कीम भारत में अभी एकमात्र राज्य है जिसने चलाई है, तो इसलिए अभी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी दोस्तों कुछ स्कीम चलाई थी कल या परसों में ही। वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, कवर कर लूँगी, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो भी हम देख लेंगे। और अभी दोस्तों इसकी पहली किस्त दी जाएगी, 4,000 रुपये में से 2,000 रुपये इस महीने दे दिए जाएंगे, बाकी 2,000 रुपये आगे दिए जाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों उन्होंने 2-3 अच्छी चीज़ें करी हैं कि राज्य में दूध के दाम जो है वो 3 रुपये प्रति लीटर कम कर दिए हैं। महिला यात्रियों को बसों में मुफ्त यात्रा, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर दी है दोस्तों। पंजाब सरकार ने भी दोस्तों महिला यात्रियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर दी है, वैसे इन्होंने भी अब कर दी है। और दोस्तों, अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए कोई भी जो नागरिक है, सामान्य नागरिक है, अगर वो किसी भी तरह की शिकायत डायरेक्ट मुख्यमंत्री से करना चाहता है, तो मुख्यमंत्री नाम की आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री, इस योजना का नाम है आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री, है ना। इस नाम से दोस्तों इन्होंने एक नया पोर्टल शुरू करेंगे, एक नई योजना शुरू करेंगे, जिससे डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो दोस्तों, एक सुशासन, गुड गवर्नेंस की पहचान होती है ये सब चीज़ें। हमारे यहाँ पे भी, राजस्थान में भी कई तरह की ऐसी पहलें चल रही है, जैसे कि जन सूचना पोर्टल हो गया, है ना, और भी 2-3 पोर्टल है जो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और इस तरह की स्कीम जिसमें हम डायरेक्ट अपने या तो विभाग के प्रमुख को या फिर मुख्यमंत्री को, है ना, इनमें अगर शिकायत कर सकते हैं, तो वो एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी होती है कि हम डायरेक्ट अपनी बातें आगे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आप याद कर सकते हैं स्टालिन के बारे में। अगर वैसे मतलब एग्ज़ाम में, मेंस में तो नहीं आना है ऐसी चीज़ें, लेकिन अभी जिनके हाल ही में इंटरव्यू होने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं भी बात आती है दोस्तों मार्क्सवाद, साम्यवाद, ऐसे वाले मुद्दों की, तो जैसे रूस में जो स्टालिन थे, है ना, उनके निधन के पश्चात ही ये कहते हैं कि इनके जन्म करुणानिधि, मतलब इनके जन्म के 4 साल बाद ही स्टालिन का निधन हो गया था, इसलिए इनका नाम स्टालिन रख दिया गया था। और स्टालिन आज इनकी थोड़ी सी जीवनी भी दी है, वो भी अच्छी है। ये मतलब सबसे पहले 14 ईयर की एज में ही राजनीति में आ गए, फिर ये सिनेमा में गए। साउथ में दोस्तों ऐसे माना जाता है कि जो सिनेमा, मतलब सिनेमा भगवान जैसा माना जाता है, उनके जो एक्टर होते हैं ना, वो भगवान के समान पूछते हैं। हमारे यहाँ पे शो कितने चलते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे 6 से शाम को 11 बजे तक शो चलते हैं ना, उनके सारी सारी रात शो चलते हैं जब उनके किसी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी आती है। जैसे कि आप देख सकते हो रजनीकांत जी का वहाँ पे कितना क्रेज है ना, ऐसे जयललिता जी का कितना क्रेज था वहाँ पे, है ना। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और आज तो आप देख भी रहे होगे कि हॉलीवुड और जो साउथ की मूवीज़ है, उनके अगर अपन कंपैरिजन करते हैं, तो साउथ वाले अपने से ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं ना। उनकी मूवीज़ में एक मैसेज होता है ना, ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो लोग बनाते हैं। और कितने सारे लोग तो अपन, मतलब कितनी सारी मूवीज़ तो अपन कॉपी कर रहे हैं। जैसे अभी लेटेस्ट आई थी ना वो अक्षय कुमार वाली लक्ष्मी, है ना, वो भी थी। मतलब कितनी अच्छी अच्छी ये लोग एक आइडियाज़ लेके आते हैं, जिन्हें बॉलीवुड भी कॉपी करता है। तो दोस्तों साउथ, मतलब अगर नॉर्थ और साउथ की तुलना करें ना, तो वैसे साउथ हमसे बहुत आगे है, शिक्षा में भी और मतलब डेवलपमेंट में भी, हर चीज़ में साउथ बहुत आगे है ना। तो वहाँ के नेताओं के लिए भी ये बोला जाता है कि अगर किसी को इलेक्शन लड़ना हो ना, तो अगर अगर वो एक्टर हो, तो उसके इलेक्शन में जीतने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है। तो स्टालिन जी का भी ये दिया था कि स्टालिन भी एक बार राजनीति में आए, फिर ये सिनेमा में चले गए, इन्होंने कुछ मूवीज़ में और कुछ सीरियल्स में काम किया, और उसके बाद में फिर से राजनीति में आए, क्योंकि ये मतलब राजनेता के तो बेटे थे ही, तो पैसों वैसों की तो इनके कोई कमी थी नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में दी गई थी।
दोस्तों आगामी ओलंपिक 2021 कहाँ होने वाले हैं, आप सबने सुना भी होगा दोस्तों। जापान में लगभग सितंबर अक्टूबर से शुरू होने वाला है हमारा ओलंपिक जो है, ओलंपिक गेम्स जो है। लेकिन जापान में दोस्तों पिछली बार की वेव में तो जापान बहुत सुरक्षित था, बहुत कम जापान में केसेस आए थे। लेकिन इस बार दोस्तों जापान भी नहीं बच पाया है। जापान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सोशल मीडिया पर ओलंपिक रद्द करवाने के लिए मुहिम चल रही है दोस्तों। अगर ओलंपिक होता है तो क्या होगा कि ओलंपिक में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खिलाड़ी खिलाड़ी आएंगे, कितने सारे दर्शक आते हैं, है ना। 4 साल से ओलंपिक होते हैं तो लगभग पूरी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी होती है, पूरी दुनिया के लिए व्यवस्थाएं करना। और जापान तो वैसे भी छोटा सा देश है ना। तो एक तरह से नई दुनिया बस जाएगी कुछ महीनों के लिए जापान में। तो ये लोग जो वहाँ का सोशल मीडिया है और वहाँ के जो भी विपक्ष की पार्टी वगैरह है और भी आउटर वर्ल्ड के लोग भी कह रहे हैं कि इस ओलंपिक को पोस्टपोन कर देना चाहिए, बिकॉज इससे कोरोना विस्फोट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो जापान सरकार है दोस्तों, पिछली बार भी वो हाथ जोड़ के गुहार कर रही थी कि प्लीज़ ओलंपिक रद्द मत करवाइएगा। और इस बार भी वो गुहार कर रही है कि प्लीज़ इस तरह के अभियान, सरकार मतलब जनता से भी गुहार कर रही है, विपक्षी पार्टी से भी गुहार कर रही है कि इस तरह के अभियान मत चलाइए कि ओलंपिक रद्द हो जाए। ऐसा क्यों है दोस्तों कि क्यों जापान सरकार करवाना चाह रही है ओलंपिक। दोस्तों असली रीज़न ये है कि जब पहले ओलंपिक जो गेम होता है वो 4 ईयर से होता है। तो ऐसे तो है नहीं कि उसके साल 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, उसकी तैयारी के लिए पूरे 4 साल और इवन 4 से भी ज़्यादा। क्योंकि अगली बार के ओलंपिक कहाँ होंगे, उससे अगली बार के ओलंपिक कहाँ होंगे, ये अभी से घोषणा हो जाती है, ठीक है। हमारे देश में तो आज तक ओलंपिक हुए ही नहीं है। हमारे देश में तो एक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ था कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स अपने घोटाले के लिए फेमस हो गए, हमको पता है ना। तो दोस्तों हमारे देश में तो मतलब हमारा देश तो अभी इतना कैपेबल ही नहीं है इतने बड़े गेम करवा सके। कैपेबल है लेकिन कुछ कुछ इनर पॉलिटिक्स होती है, कुछ आउटर पॉलिटिक्स होती है। भारत को अभी मौका नहीं मिला है, लेकिन जब भी मिलेगा ऑब्वियस सी बात है कि हम अच्छा करेंगे अगर कभी मिलता है तो। बट जापान जैसे देश को जैसे अभी मिला है, या फिर हाँ, जापान को जैसे अभी मिला है मौका, तो जापान ये कह रहा है दोस्तों कि जापान ने पिछले 4 या 5 सालों से जापान तैयारी कर रहा है ना। तो जापान ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं स्टेडियम बनाने पे, आसपास होटल्स में मैनेजमेंट करने में कि इतने खिलाड़ी आएंगे उनको कहाँ रोकना है, इतने दर्शक आएंगे उनको कहाँ ठहराना है, उनके लिए जगह बनाने में, उनके लिए और सारी व्यवस्थाएं करने में। और अब तो लगभग जब मतलब एकदम होने ही वाले हैं ओलंपिक्स, अभी जैसे मई तो आ ही गया, सितंबर में शुरू होने वाले थे, है ना। तो इतने पहले जाके, और पिछली जो कोरोना वेव आई थी दोस्तों, उसमें भी टालने की जब बात आई थी तो जापान ने कहा था, जापान को ये चेतावनी दी गई थी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने होंगे खिलाड़ियों के लिए और आने वाले मेहमानों के लिए। तो दोस्तों जापान ने जितना बजट ओलंपिक्स के लिए डिसाइड किया था उससे भी दुगना बजट उसने खर्च कर दिया एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स और एक्स्ट्रा सेफ्टी रूल्स के लिए, है ना। तो उसने बहुत ज़्यादा तैयारी की है और उनका बहुत पैसा खर्च हो चुका है। तो अगर अब ये ओलंपिक नहीं होते हैं तो जापान की पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। और आप सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान बड़ा ही शांत देश है और वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देता है और इतना कोई झगड़ालू देश जापान नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क वाले लोग हैं वहाँ के। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो सुगो हैं वो भी अभी अपील कर रहे हैं, और सब लोग मतलब उनके जो अभी पार्टी के लोग हैं वो लोग अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ये सब हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर नहीं होता है ओलंपिक तो फिर जापान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो देखिए दोस्तों वो तो आगे क्या होता है। जिस तरह की कोरोना की जो संक्रमण की लहर चल रही है उसको देखते हुए लगता तो नहीं है कि होने वाला है, बट आगे देखते हैं, जो भी होगा वो कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट डे की अगर बात करें तो आज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है। मतलब जो पक्षी होते हैं वो प्रवास करते हैं उनके लिए डेडिकेटेड एक डे बनाया जाता है, माइग्रेटरी बर्ड डे 8 मई को बनाया जाता है। तो दोस्तों ये वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनकी दोस्तों रुचि है, इंटरेस्ट है, जिनका बर्ड फीडिंग वगैरह हो गया, है ना। किसी 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 की हॉबी होती है ना, या फिर बर्ड्स को पालना या उनको देखना निहारना, है ना, ये सारी हॉबी होती है, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भाई बर्ड से रिलेटेड कोई डे भी बनाते हैं क्या, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे कोई डे बनाया जाता है
तो दोस्तों 8 मई था, तो 8 मई को ये वाला डे है कि हम माइग्रेटरी बर्ड्स को जो भी जहाँ भी जाते हैं उनको अच्छे से मतलब उनका देख रेख करें और उनको मतलब आवागमन आसानी से करने दें और उनका ध्यान भी रखें। जैसे कि हमारे कहाँ कहाँ आते हैं दोस्तों, हमारे आते हैं, चलो आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में कहाँ कहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो एक तो सांबर लेक में आते हैं, सांबर लेक में भी आते हैं। पिछली बार देखो पेपर में फ़ोटो देखी थी आपने कि कितने सारे बर्ड्स मर गए थे। कोई एक बीमारी हो गई थी, बोटुलिज्म करके कोई बीमारी हो गई थी, उससे कितने सारे बर्ड्स मर गए थे। तो सांभर लेक है जो जयपुर वाली, उसमें भी कुछ समय के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। एक दोस्तों जो केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, घना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर वाला, वहाँ भी आते हैं, है ना, साइबेरियन क्रेन हम जो बोलते हैं, है ना, और कई तरह के पक्षी आते हैं वहाँ भी विदेशों से। एक दोस्तों हमारा जो वो है जोधपुर में जो कुर्जा गांव है दोस्तों, वहाँ पे कुर्जा पक्षी आते हैं जोधपुर में, है ना, वो भी बहुत फेमस है। वो भी मध्य एशिया के देशों से चल चल के जोधपुर में आते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत फेमस है। और कुर्जा वाला क्वेश्चन तो दोस्तों इंटरव्यू में इतना पूछा जा रहा है, जो जोधपुर का है या फिर लोकगीत जिनके फेवरेट मतलब हॉबी है, क्योंकि लोकगीतों में कुर्जा रिलेटेड गीत भी आता है ना, कुर्जा माना मारा भंवर मिलाई दे और राज वाला, तो वो भी पूछा जाता है। तो अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए कि शायद मैंने आपको बता भी दिया होगा इंटरव्यू डिस्कशन में कभी, कि कुर्जा जो गीत है, कुर्जा तो आप सबने सुना होगा, क्योंकि जो भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, संस्कृति तो हमें पढ़नी पड़ती है राजस्थान की, तो संस्कृति में हमने लोकगीत तो पढ़े ही हैं। तो लोकगीत जो है ये कुर्जा वाला, तो इसमें क्यों गाया जाता है ऐसा कि कुर्जा माने म्हारा भंवर मिलाई दे और राज, एक विरहानी गाती है अपने पति की याद में, कि कुर्जा को संबोधित करते हुए कि कुर्जा मुझे मेरे पति से मिलवा दे, ऐसे कुछ करके एक प्रेम गीत है, मतलब है ना, विरह गीत है एक, है ना। तो दोस्तों ये बताइए कि वो कुर्जा को ही क्यों याद करती है। कुर्जा तो एक प्रवासी पक्षी है, जबकि हमारे राजस्थान में कितने सारे पक्षी हैं भाई, मोर है, कौवा है, पपैया है, कोयल है, और हम तो बोलते भी है, कौवा को भी तो बोलते हैं, कौवा जब घर में बोलता है कि कोई गेस्ट आने वाला है, कबूतर भी तो होता है अपना, है ना, लेकिन वो कुर्जा को ही क्यों याद करती है ना, ये बताइए आप रीजन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं भी देखूँ किस किस को पता है कुर्जा के नाम से ही लोकगीत क्यों बना, किसी और पक्षी के नाम से क्यों नहीं बना ये वाला लोकगीत। ठीक है, और दोस्तों इस बार की थीम जो थी वो इम्पोर्टेंट लगी मुझे, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, है ना। तो ये दोस्तों इस बार की थीम थी। तो कई बार थीम पूछ ली जाती है, मोस्टली तो वैसे आईएएस के पेपर में पूछी जाती है, आरएएस के पेपर में तो इतनी नहीं पूछी जाती। आरएएस के पेपर में थीम पूछी गई थी किसकी, उसकी जो हमारा टूरिज्म से रिलेटेड पूछी गई थी कुछ, हाँ हमारे टूरिज्म का लोगो पूछा गया था, है ना, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो जरूर पूछा गया, पिछली 2 मेंस में पूछा गया है वो तो, है ना, तो वो जरूर पूछ ली जाती है। और बाकी क्योंकि राजस्थान जो आरपीएससी है वो भी दोस्तों आजकल आपको पता है कि यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करती है, तो हो सकता है हमें भी इस प्रकार के कोई थीम वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और दोस्तों आज एक और इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वो भी 8 मई को है। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि ये इंटरव्यू में 2-3 लोगों से पूछ लिया गया कि रेड क्रॉस का नाम सुना है क्या, है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये मैंने देखा था 2-3 लोगों से पूछा है, इसलिए मुझे लगा दे देते हैं। और सेकंड बात इसलिए कि डिजास्टर आपदा राहत एक एनजीओ है दोस्तों, एक संस्था है जो आपदा राहत से रिलेटेड काम करती है। जहाँ कहीं भी विश्व में कोई बड़ी आपदा आती है तो वहाँ पे तुरंत सहायता पहुँचाना, है ना, ना केवल फाइनेंशियल सहायता, इकोनॉमिक सहायता ही नहीं दोस्तों, वहाँ पे इनकी पूरी टीम पहुँच जाती है लोगों को, वैसे मतलब भौतिक सहायता देने के लिए भी, है ना, मानवीय सहायता भी ये लोग उपलब्ध कराते हैं। तो विश्व में जहाँ भी भयंकर भयंकर त्रासदियाँ हुई हैं वहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग या फिर इनके जो स्वयंसेवक हैं वो पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं बहुत तरीक़ों से। तो दोस्तों 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो ये 8 मई को ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता हेनरी डोंट जो थे उनका जन्मदिन था, है ना। तो दोस्तों हेनरी डोंट के बारे में एक तो नाम याद कर लेना कि इनके संस्थापक कौन है, क्योंकि इस बार जो पेंडेमिक चल रहा है दोस्तों तो पेंडेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही फिर डिजास्टर मैनेजमेंट
से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से बनते ही कहीं ना कहीं हो सकता है रेड क्रॉस याद आ जाए, क्योंकि ये भी वही काम करती है। तो दोस्तों जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, कल परसों में मैंने आपको बताया था, है ना, 2005 का है। तो ये बताइए 2005 में ही क्यों बनाया गया वो एक्ट, 2004 में क्यों नहीं बनाया गया, 6 में क्यों नहीं बनाया गया, 5 में ऐसा क्या हमको याद आया एकदम से कि चलो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाना चाहिए। ये मैंने कहीं ना कहीं आपको बता भी दिया था 2-3 दिन पहले ही, कि 2004 में ऐसा क्या हुआ था कि 5 में हमें एक्ट बनाना पड़ा। मैंने 2-3 दिन के पहले ही वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये जो हेनरी डोंट है, इनका जन्म दिवस आता है 8 मई को, और हेनरी डोंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें विश्व का पहला नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1901 में। विश्व का पहला नोबल किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इन्हें प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो दोस्तों ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है अपने कार्यों के लिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से कार्य करती है, और बहुत ही शानदार संस्था ये सोसाइटी है। तो आप लोग, ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये तो कहीं भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो, ज़िंदगी में काम ही आएगी। और दोस्तों भारत की किस संस्था ने ऑक्सीजन इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी, ऑक्सीजन को इनरिच करने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो कई बार साइंस टेक में से इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, उसने हमारी इंडिजीनियस ऑक्सीजन इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह तकनीक कोविड द्वारा पीड़ित मरीजों हेतु बहुत लाभदायक रहेगी। जैसे अभी कोविड के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, है ना, 2 चीज़ें है ना, उसी तरह की एक नई तकनीक इन्होंने विकसित की है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी, जो हमारी देशी तकनीक है, हमने खुद ने बनाई है। और हमारी कौन सी संस्था ने बनाई है, हमारी संस्था का नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, है ना, पश्चिम बंगाल वाली ने बनाई है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है दोस्तों, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसकी लास्ट डेट कब थी, तो 15 में उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन व्हाट्सएप ने इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, और कहा है कि हम बाद में सोचेंगे इसे कब तक लागू करना है। तो दोस्तों क्या थी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, एक्चुअली व्हाट्सएप और फेसबुक, जैसे कि फेसबुक ने ना व्हाट्सएप को खरीद रखा है ना, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप से डील किया था, मतलब खरीदा था, लेकिन बाद में फेसबुक को एहसास हुआ कि यार मैंने खरीद तो लिया, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या हुआ इससे, है ना। अब फेसबुक और क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने का ही तो काम करते हैं। तो फेसबुक ने क्या बोला व्हाट्सएप को कि आप मुझे अपने डेटा उपलब्ध करवाइए, और ये डेटा से क्या करते हैं, वो तो आपने कई तरह की साउथ की मूवीज़ में देखा ही होगा कि ये हमारे डेटा को, जैसे आज हमने अमेज़ोन पे एक घड़ी सर्च करी है दोस्तों, है ना, ठीक है, हमने घड़ी सर्च कर ली, अब हमारे डेटा वहाँ से इतने लीक होते हैं, वो इतनी घड़ी कंपनियों को बेचे जाएंगे हमारे डेटा, कि हम जब भी मोबाइल खोलेंगे, जब भी अमेज़ोन खोलेंगे, या फिर कोई और साइट खोल रखी है, हमने इंस्टाग्राम खोल रखा है, हमने फेसबुक खोल रखी है, उस पर घड़ी के ही घड़ी के ऐड आ रहे हैं। ये होता होगा, आपने भी फील किया होगा। वो क्यों ऐड आ रहे हैं, उनको थोड़ी सपना आ रहा है, क्योंकि हमारे डेटा पहुँच गए हैं ऐसी कंपनियों के पास में। तो फेसबुक वगैरह ऐसी कंपनियों को हमारे डेटा बेच देती है। तो फेसबुक को लगा कि व्हाट्सएप का कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए, मैंने इतने पैसे देकर इसको ख़रीदा है। तो फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को कहा कि आप हमारे डेटा, मतलब आप अपने व्हाट्सएप के डेटा हमें दीजिए। तो दोस्तों व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए फेमस है। व्हाट्सएप में जो हम चैटिंग करते हैं वो हमारे, और जिससे हम चैटिंग कर रहे हैं उसके जो चैट्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, उसे कोई तीसरा पक्ष नहीं खोल सकता, इवन व्हाट्सएप भी नहीं चेक कर सकता, है ना। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने फिर हमसे, कि अगर उसे ये लीक करनी है तो उससे हमसे परमिशन लेनी होगी। तो इसलिए ये जब से नई प्राइवेसी पॉलिसी आई तो व्हाट्सएप ने कहा कि भाई हम आपके डेटा लेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप तो मजबूर है कि हम, मतलब लोगों से पूछा कि हम आपके डेटा लेंगे। तो इसका भारत में व्यापक विरोध किया गया, और हमारी सरकार ने प्लस लोगों ने कहा कि हम व्हाट्सएप चलाना ही बंद कर देंगे। इसके अलावा सिग्नल ऐप हैं, और एक दो और आए थे, वैसे ऐप यूज़ करने लग जाएंगे। तो व्हाट्सएप को डर लगा कि कहीं सच में हमारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं इंटरनेट और व्हाट्सएप फेसबुक, ये सब सबसे ज़्यादा भारतीय ही हैं दोस्तों, इनके उपभोक्ता। तो उनको डर लग गया, तो इसलिए फिर उन्होंने एक बार को इसको स्थगित कर दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी व्हाट्सएप को ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसका व्यापक रूप में विरोध हो रहा था। और फिर भी अगर इसको प्राइवेसी पॉलिसी क्या है डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, करंट वीडियोस में ही आपको मिलेगा। मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कहीं कोई झाँक तो नहीं रहा, ऐसे करके एक वीडियो बना रखा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों कि
इतने ही करंट अफेयर मिले मुझे आज के पेपर में, सारे इम्पोर्टेंट थे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इम्पोर्टेंट लगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।